नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अनूठा प्यार। अनुपमा के विवाह को महीना भर ही हुआ था, पर उसको ऐसा लगता था कि उसके दामन में जमाने भर की खुशियाँ समा गई हों। वो बेहद खुशनसीब थी जिसे अपना प्यार तो मिला ही, साथ में माँ पापा के समान सास ससुर तथा उससे भी ज़्यादा हमजोली सी प्यारी ननद रिया भी मिली। एक महीने उनके साथ बिताकर जब वो कार्तिक के साथ पूना आने लगी तो उसकी आंखें भर आईं। स्टेशन पर उसे छोड़ने आई उसकी सास ने उसे मायूस और दुखी देखकर दिलासा देते हुए कहा, बेटी, तुम्हें भेजने का हमारा भी मन नहीं है, पर क्या करे, मजबूरी है। वहाँ कार्तिक अकेले रहता है, उसे भी संगी साथी चाहिए। दिल छोटा ना कर, जब मन हो तब चली आना। भाभी, सुना है विवाह के पश्चात लड़कियां ससुराल में नहीं रहना चाहती और आपका जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ननद रिया ने मंदिम स्वर में फुसफुसाते हुए कहा तो उसे अनायास ही हंसी आ गई। रिया की बातें सुनकर हल्के मन से सुनहरे जीवन का स्वप्न आंखों में संजोए वो कार्तिक के साथ चल दी। सामान अधिक होने के कारण कार्तिक ने ट्रेन से रिजर्वेशन करवाया था। लगभग 20 घंटे का सफ़र था। रात के 10 बजे थे। कार्तिक थोड़ी देर बैठकर ऊपर की बर्थ पर सोने चला गया, पर अनुपमा की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बार बार अतीत के उन प्रश्नों को पलटने का आतुर हो रहा था जिन्हें वो पीछे छोड़ आई थी, जहाँ दर्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसकी माँ पूजा बहुत अंतर्मुखी थी। पता नहीं क्यों वो किसी से मिलना जुलना या घूमना फिरना पसंद नहीं करती थी। उनकी पूरी दुनिया उसके या पापा के इर्द गिर्द ही सीमित थी। अंतर्मुखी तो वो पहले से ही थी, पर पता नहीं एक दिन फ़ोन पर उनकी किसी से क्या बात हुई कि वो ज़मीन पर गिरकर अपने बाल नोचने लगी। वो उनकी स्थिति देखकर घबरा गई तथा पड़ोस में रहने वाली दीपा आंटी को बुला लाई। आंटी ने तुरंत पापा को फ़ोन करके बुला लिया। उस समय वो 4 वर्ष की ही थी, पर इतनी तो समझ थी कि कहीं कुछ तो गलत हुआ है। दवा से उस समय वो ठीक हो गई, पर धीरे धीरे इस तरह की स्थिति बार बार होने लगी। दौरे तो थोड़े समय के बाद ठीक हो जाते, पर उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती। उन्हें रोशनी अच्छी नहीं लगती थी। अनुपमा या उसके पापा ऐसे समय में कुछ कहना चाहते तो वो बदहवास हो जाती तथा डर की वजह से एक कोने में दुबक जाती। पता नहीं उस समय उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि जो उनसे बातें करने आया है वो उन्हें मारना चाहता है। धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ने लगी तथा वो पागल सी होने लगी थी। उनकी इस बीमारी के कारण पूरा घर ही अस्त व्यस्त होने लगा था। पापा का अधिकतर समय उनकी सेवा में ही व्यतीत होने लगा था। अक्सर उन्हें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाती। समय गुजरने के साथ माँ की हालत बिगड़ती गई। पापा को लगने लगा था कि कहीं माँ के पागलपन का असर उसके नन्हे दिल पर ना पड़े, पर कुछ भी करने में स्वयं को विवश पाते थे। माँ की हालत इतनी बिगड़ी कि ना चाहते हुए भी पापा को उन्हें मेंटल असाइलम में भेजना पड़ा। वो माँ से बेहद प्यार करते थे, पर इसके अतिरिक्त उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। वो हर इतवार उनसे मिलने जाते तथा उनके मनपसंद व्यंजन जलेबी तथा खस्ता कचौड़ी उनके लिए लेकर जाते। माँ उन्हें देखकर बहुत खुश होती, बहुत चाव से उनकी लाई चीज़ें खाती। उनके चलने का समय होने पर इतनी उदास हो जाती कि कमरे की खिड़की पकड़कर उन्हें तब तक देखती रहती जब तक कि वो आँख से ओझल नहीं हो जाते। तो कभी उनकी लाई चीज़ें फेंक देती तथा बिना कुछ कहे अंदर चली जाती। पर पापा ने वहाँ जाना नहीं छोड़ा। अनुपमा भी पापा के साथ अक्सर उनसे मिलने जाती। उस समय की हर खट्टी मीठी यादें आज भी उसके दिल के एक कोने में सुरक्षित हैं। कुछ दिनों पश्चात उनके सामान्य व्यवहार करने पर डॉक्टर भी आश्वान्वित होकर कहते हैं कि वो शीघ्र ठीक हो जाएंगी। तो अनुपमा के मन में आस के दिए जल पड़ते। अनुपमा सोचती, माँ आएंगी तो वो करूँगी, पर सारे स्वप्न धरे के धरे रह गए। एक दिन खबर आई
कि वो अचानक चल बसी। पापा तो पागल जैसे हो गए थे। उस समय अनुपमा 10 वर्ष की थी। खबर सुनकर दादी और दादा आए, चाचा भी आए। 13वीं के बाद जब दादी रुकने लगी तो पापा ने कहा, जब बहू को ही तुम नहीं अपना पाई तो उसकी बेटी को कैसे अपना पाओगी। अच्छा होगा माँ कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। पापा के मुंह से ये बात सुनकर दादी बिफर पड़ी थी और बोली, जीते जी तो उस कुलच्छनी ने मुझे तुमसे दूर कर ही दिया था, पर अब मरने के बाद भी अपना साया तुझ पर छोड़ गई। उसने नहीं माँ, बल्कि तुमने अपने व्यवहार की वजह से मुझे स्वयं से दूर किया है। जब जब हम तुम्हारे पास आए, तुमने अपनी नफरत की चिंगारी से हमें इतना जलाया कि अब कुछ बाकी ही नहीं बचा है। तुमने ना ही कभी हमें अपने घर में आने दिया और ना ही तुम कभी हमारे घर आई, पर फिर भी हमें चैन से जीने भी नहीं दिया। जब तब फोन करके जहर उगल कर तुमने पूजा को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि जहां से वो लौटकर कभी नहीं आ सकती। वो अपनी मौत नहीं मरी माँ, उसे तुमने और तुम्हारी नफरत ने मारा है। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। वो मेरा प्यार थी, कम से कम अब तो उसे बद्दुआ ना दो। कहते कहते अनुपमा के पापा रो पड़े थे। पहली बार उसने अपने पापा को ऐसे टूटते हुए देखा था, पर दादी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ था। वो अपने स्वभाव अनुसार हमेशा की तरह उल्टा सीधा बोलते हुए चली गई थी। उस समय अनुपमा महज 10 वर्ष की थी। पापा और दादी की बातें सुनकर उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। किसी का फोन आने के बाद ही माँ को ऐसे दौरा पड़ा करते थे, तो क्या वो दादी थी? बाद में पता चला कि दादी बहुत ही शासन करने वाली महिला थी। वो जो भी एक बार बोल देती या कह देती थी, फिर वो काम हर हाल में करके ही रहती थी। दादाजी ने तो उनका स्वभाव जानकर चुप रहना सीख लिया था। शायद उनकी चुप्पी ने ही उन्हें और भी तेज तर्रार बना दिया था। दादा, पापा, चाचा, चाची सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे थे, पर पता नहीं कैसे पापा माँ के प्यार की गिरफ्त में फंस गए। ये बात दादी को नागवार गुजरी। उन्होंने पापा को तरह तरह की धमकी दी, पर पापा भी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी थे। उन्होंने बिना बताए मंदिर में अपने 2-4 मित्रों के सम्मुख माँ के साथ साथ फेरे ले लिए। आशीर्वाद लेने जब घर गए तो दादी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई तथा उनको घर में भी नहीं घुसने दिया। आखिर उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया, पर दादी को तब भी चैन नहीं आया। जब तब माँ को फोन पर धमकी देने लगी, यहाँ तक कि उन्होंने अनुपमा को भी जन्म लेने से रोकना चाहा। जिस डॉक्टर की निगरानी में उसकी माँ थी, उससे मिलकर उसे गर्भ में ही समाप्त करने की कोशिश की, पर किसी तरह पापा को ये बात पता चल गई और उन्होंने माँ की देखभाल के लिए लंबी छुट्टी ले ली। इस बात का माँ पर इतना असर पड़ा कि माँ बात बात पर डरने लगी थी। बाहर आना जाना बंद कर दिया, स्वयं को अपने ही अंतः कवच में कैद कर लिया। अनुपमा के होने के पश्चात जब पापा ने ऑफिस जाना प्रारंभ किया, तब दादी जब तब अपना गुबार माँ को फोन करके निकालने लगी। पहले तो वो सहती रही, पर धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। तनाव के कारण उनको दौरे पड़ने लगे। स्थिति ये हो गई कि फ़ोन की घंटी बजते ही वो अपना संतुलन खोने लगती और फिर बीमारी ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया, जो उनके अंत का कारण बनी। कभी कभी लगता है, क्या एक माँ इतनी भी स्वार्थी हो सकती है, जो अपने बच्चे के स्वयं विवाह करने के निर्णय से उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करने के साथ साथ प्रतिरोध की ज्वाला में जलते हुए पुत्र के घर को ही तबाह करने में जुट जाए। वो अपने दूसरे बेटे के साथ रहती थी। उन्होंने स्वयं तो पापा से संबंध तोड़ ही दिए थे, पर भाई को भी भाई के पास नहीं आने दिया। माँ की मृत्यु के पश्चात पापा बेहद अकेले हो गए थे। उसने अपने पापा को कई बार अकेले कमरे में माँ की तस्वीर से बातें करते देखा था।
परिस्थितियों ने उसे एकाएक बड़ा कर दिया था। अनुपमा ने अपने पापा को कभी माँ और कभी बहन की तरह संभाला था। धीरे धीरे जब वो संभलने लगे तो उनकी सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। पापा ने उसकी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखा। उसके बिना कहे ही वे उसे कभी पिक्चर ले जाते तो कभी परीक्षाओं के पश्चात किसी हिल स्टेशन पर। दार्जिलिंग उसका पसंदीदा हिल स्टेशन था। वहाँ की कंचनजुगा की पहाड़ियों पर जमी बर्फ की सफ़ेद चादर में कभी माँ की ममतामयी छवि नजर आती तो कभी सनह सनह पिघलती बर्फ जीवन की नश्वरता का संदेश दे जाती। प्रकृति को हर विपदाओं से जूझते देख उसे लगता, जब तक जीवन है परेशानियां तो आएंगी ही। अब ये व्यक्ति पर निर्भर है कि वो उन कठिनाइयों को कैसे झेलता है। माँ की अति संवेदनशीलता ने उन्हें बेहद कमज़ोर बना दिया था। तभी वो जीवन में आई परेशानियों से डरकर जीवन से ही विमुख हो गईं, हार गईं। पर अनुपमा हार नहीं मानेगी। यही कारण था कि जब जब वो वहाँ से लौटती उसमें नई स्फूर्ति का संचार हो जाता। किसी स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के साथ ही विचारों पर ब्रेक लगा। उसने उठकर पानी पिया। कार्तिक अब भी गहरी नींद में थे। उसके विचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ की बीमारी जन्म प्रदत्त नहीं थी, पर जहाँ भी उसके विवाह की बात चलती, पता नहीं कहाँ से उसकी माँ की बीमारी की खबर पहुँच जाती और चलती बात रुक जाती। पापा बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें परेशान देखकर एक दिन उसने कहा, पापा, विवाह ही तो जीवन का मकसद नहीं होता। मैं करियर वूमन बनना चाहती हूँ, अतः आप ये सब बंद कर दे। तब पापा ने निराशा से उसके सिर पर हाथ फेरा था। उसने भी कोशिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अध्यापिका बनना चाहती थी, अतः उसने एमए करने के पश्चात पीएचडी किया तथा एक कॉलेज में नौकरी करने लगी। मन की हीन भावना कम होते ही चेहरे पर अनोखा आत्मविश्वास आ गया था। पापा उसे खुश देखकर खुश थे, पर फिर भी उसके भविष्य को लेकर सदा आशंकित रहते थे। शायद इसीलिए उसके मना करने के बावजूद वो अपने प्रयासों में लगे थे। तब लगता एक लड़की होना माता पिता के लिए कितना दुखदाई होता है। एक दिन वो पापा के साथ उनके मित्र आलोक की लड़की विनीता के विवाह में गई। वहाँ पर कार्तिक ने उसे देखा तथा उसके पास आकर कहा, तुम अनुपमा जोशी हो ना? हाँ, आप कौन? मैं कार्तिक, कार्तिक पांडे। हम सेंट जोसेफ में एक साथ पढ़ते थे। अरे हाँ, आजकल कहाँ हो आप? संपर्क का सूत्र हाथ में आते ही कहा, मैं पूना में कॉन्जीमेंट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तुम? मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। यहाँ कैसे? विनीता मेरे मामा की लड़की है। और तुम? आपके मामा मेरे पिता के मित्र हैं। ओह, क्या आपका विवाह हो गया? उसने पूछा। नहीं, अचानक मुंह से निकल गया। दोनों को अपनी अपनी मंजिलें मिल गईं। क्या अब हमारी मंजिलें एक हो सकती हैं? जी। उसने आश्चर्य से उसे देखा। आप मेरे प्रस्ताव पर आश्चर्यचकित हो गई ना? ये स्वाभाविक भी है, पर शायद आपको पता नहीं कि पिछले 7 वर्षों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपकी खामोशी ने आपका फ़ैन बना दिया था, पर उस समय मैं आपको प्रपोज नहीं कर सकता था। मेरे लिए मेरा करियर महत्वपूर्ण था। जब मैंने अपनी मंजिल पाली, तब आपसे मिलने आपके घर गया। तब पता चला कि आपने घर बदल लिया है। तब मैंने फेसबुक पर आपको सर्च कर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, पर आपने एक्सेप्ट नहीं की। अब जब आप सामने हैं तो अपने दिल की बात आपके सामने रखने से रोक नहीं पाया। मेरा एक तरफा प्यार है, लेकिन अगर आपकी सहमति हो तो विवाह का पैगाम भिजवा दूं। बेटा घर चले। उसके पापा ने उसके पास आकर कहा, पापा, इनसे मिलिए। ये हैं कार्तिक। हम दोनों ने साथ साथ हायर सेकेंडरी किया था। अब ये पूना में कॉन्जीनेंट कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा, कभी घर आओ। जी बिल्कुल, कार्तिक ने अनुपमा की आंखों में देखते हुए कहा। अनुपमा का मौन निमंत्रण पाकर कार्तिक ने
अपने मामा जी द्वारा विवाह का पैगाम भिजवाया। पापा को तो मानो पंख ही मिल गए। उनकी सामान्य कदकाठी वाली बेटी के लिए ऐसे विवाह का पैगाम आएगा, वो सोच भी नहीं सकते थे। अनुपमा भी खुश थी। एक बार फिर वो किशोर वय के उन सतरंगी स्वप्नों में खोने लगी थी। उसने भी कार्तिक का साथ चाहा है। वो हैंडसम तो था ही, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, पर मन की बात जुबा पर नहीं आ सकी थी। आज जब उसको अपनी चाहत मिल रही है, तब पता नहीं क्यों वो स्वयं को विवाह के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन की बात अपने पापा के सामने दोहरा दी। वो नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े, फिर माँ की बीमारी की वजह से रुक जाए, या बाद में पता चलने पर उस पर छिपाने का झूठा आरोप लगे तथा उसे भी वही मानसिक यातनाएं झेलनी पड़े जो उसकी माँ ने झेली थी। पापा उसके ना चाहने के बावजूद पूरी सच्चाई बता देने का आश्वासन देकर सुखद भविष्य की चाह लिए उनके घर चले गए। यही शायद बेटी वाले की त्रासदी है कि वो अपना सारा मान सम्मान पुत्री के सुखद भविष्य के लिए ताक पर रख देता है। बार बार अपमानित होते हुए भी उसे अपनी पगड़ी लड़के वाले की चौखट पर रखने में संकोच नहीं होता। पापा ने अपना सारा अतीत उनके सामने खोलकर रख दिया। सारी बातें सुनकर कार्तिक के पापा ने सिर्फ इतना कहा, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। आज से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। वैसे 4 वर्ष तक नानुकुर करने के पश्चात उसने किसी लड़की को देखकर विवाह के लिए हामी भरी है। हम भी उसकी पसंद से मिलना चाहते हैं। उससे मिलकर कार्तिक के माँ पापा ने अपने बेटे की पसंद पर अपनी मुहर लगा दी। अवसर मिलते ही अनुपमा ने भी अपने मन के द्वंद्व को उससे शेयर किया। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, कम ऑन अनुपमा, व्यर्थ का डर अपने मन से निकाल दो। कुछ हुआ भी तो मैं हूं ना। हाँ, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो तुम निसंकोच मना कर सकती हो। विवाह संबंध के लिए दोनों की सहमति आवश्यक है। कार्तिक के शब्दों ने उसके मन के द्वंद्व को शांत कर दिया था। उससे मिलकर अनुपमा को ऐसा लगा जैसे वो उसके स्वप्नों का राजकुमार है, जिसका वो आज तक इंतजार कर रही थी। उसने भी अपनी सहमति दे दी। आखिर 1 महीने पश्चात विवाह की तिथि निकली। इस 1 महीने में ही वे एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे थे। रोज फोन पर बातें होती और भविष्य की योजनाएं बनती। तब लगता कि अगर जिंदगी में किसी का साथ हो, प्यार हो, तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। यद्यपि उसने आशंकित मन से कार्तिक के घर में कदम रखा था, पर उसकी सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। कार्तिक के माँ पापा ने उसे तहे दिल से अपनाया, अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखा उसका। घर क्या होता है, प्यार की गहराई और रिश्तों के माधुर्य का उसे उन सब के बीच रहकर ही एहसास हुआ था। यही कारण था कि उन्हें छोड़कर कार्तिक के साथ आते हुए उसकी आंखें नम हो आई थी। अपने सास ससुर का प्यार और भावनात्मक सहयोग पाकर उसे महसूस हुआ था कि परिवार के सभी सदस्यों का आपसी प्रेम और सामंजस्य ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। प्यार जीवन को न केवल सुखी और संतुष्ट बनाता है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। घर में जरा सी अशांति व्यक्ति की प्रगति की राह में रोड़ा ही बनती है। ये उसकी सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि उसका अपना स्वयं का अनुभव था। घर में अशांति के कारण ही अनुपमा वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई थी जो उनके अन्य मित्रों ने पा लिया था। उसने निश्चय कर लिया था कि वो सदा कार्तिक की प्रेरणा बनेगी, ना कि बेड़ी। इस विचार के साथ ही उसके मन का दावानल शांत हो गया था तथा आंखों में निद्रा रानी ने डेरा डालना प्रारंभ कर दिया था। सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। ब्रेकफास्ट की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुली। सामने देखा तो पाया कार्तिक बैठा मुस्कुरा रहा है। घड़ी को 9 बजते देख शर्माई। इतनी देर तक सोती रही। अगर ट्रेन में ब्रेकफास्ट सर्व करते वेटर की आवाज़ नहीं सुनती तो शायद सोती ही रह जाती। जगाया क्यों नहीं कहते हुए उठने का उपक्रम किया।
सोते हुए तुम बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए जगाया नहीं। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। अरे कोई नहीं है, इस एसी कैबिन में हम अकेले ही हैं। पिछले स्टेशन पर ही वो जोड़ा उतर गया। कार्तिक ने उसके पास बैठते हुए कहा, सर ब्रेकफास्ट? पर्दा हटाकर वेटर ने पूछा तो कार्तिक एकाएक झिटक कर बोला, यस, 2 वेज। वो अनायासी शरारती हंसी हंसती तथा टॉवेल लेकर बाथरूम चली गई। जब लौटी तो एक आदमी और उस कैबिन में आ चुका था। वो फिर कार्तिक की आंखों में छाई बेबसी को देखकर मुस्कुरा दी। ब्रेकफास्ट भी आ गया था। उसे देखकर उसने कहा, मम्मी जी ने इतना नाश्ता खाना रखा है, उसका क्या होगा? अभी सफ़र बहुत लंबा है, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद भविष्य की योजनाओं का दौर शुरू हुआ। बीच बीच में कार्तिक बैग से मम्मी जी के हाथ के बनाए मठरी, चिप्स, सेब के पैकेट निकालता। उसमें से कुछ पेपर प्लेट में रखता, फिर वापस बैग में रख देता। आग्रह कर उसे खिलाते और खाते हुए कहता, यार सफ़र में अगर कुछ खाने को ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। उसका व्यवहार देखकर उसे लग रहा था, सच कितना हंसमुख और सहनशील है कार्तिक। उससे किसी बात की आशा किए बिना वो स्वयं ही खाने के पैकेट निकाल और रख देता था, वरना वो भी आम भारतीय मर्द की तरह कह सकता था, भूख लगी है, बैग से कुछ खाने के लिए निकालो। तुम तो फिर कहीं खो गई, याद है कि नहीं? हम भी आपके साथ हैं। सॉरी, मैं भी बस ऐसे ही। फिर तो उसके साथ बातचीत में सफ़र कैसे कटा पता ही नहीं चला। यही हाल पूना पहुँच कर रहा। कार्तिक सुबह ऑफिस के लिए जाते तो घर को सहेजने और सजाने तथा नई नई डिश ट्राई करने में लगी रहती। खाने की कुछ कुछ ट्रेनिंग तथा कार्तिक की पसंद और नापसंद की जानकारी तो उसने अपनी सास से ले ही ली थी, पर फिर भी उन्हें अपनी तरह से बनाना और पेश करना उसका शौक था। ऑफिस पास होने के कारण वो लंच ब्रेक पर घर आ जाता था। अगर कभी नहीं आ पाता तो फ़ोन करके मना कर देता था। जब भी समय मिलता पिक्चर देखते तथा बाहर ही खाना खाकर लौटते। अपनों का प्यार और विश्वासी जीवन को खुशहाल बना सकता है, ये तो उसे पता था, पर किसी के प्यार में डूबकर जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसके विवाह को 2 महीने बीत गए थे। ऐसा लगता था मानो संसार की सारी खुशियाँ उसके दामन में समा गई हैं। कार्तिक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। अच्छा खासा वेतन है। उससे भी ज़्यादा सौम्य उनका स्वभाव और व्यवहार है। पर परेशानी तब होती जब कभी कभी अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो देर रात लौटते, देर तक सोते तथा उठते ही फिर चल देते। तब पूरे दिन एकांत की विभीषिका उसे तड़पाने लगती। पर कार्तिक को अपना काम तो करना ही पड़ेगा, सोचकर मन को समझा लेती। फिर भी पूरे दिन का अकेलापन उससे झेला नहीं जा रहा था। काम करने की आदत थी, अतः पूरे दिन का खालीपन उससे सहा नहीं जा रहा था। यहाँ और वहाँ वाली मना स्थिति के कारण वो अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे आई थी। स्कूलों में नियुक्ति का समय समाप्त हो गया था। अब अगले वर्ष ही प्रयत्न कर सकती थी। आखिर उसने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे वो अपने घर संसार में रमने लगी थी। स्मार्टफोन तो था ही, जब मन करता वो अपने पापा से, सास ससुर या रिया से बातें करती। इसीलिए दूरी का एहसास ही नहीं होता। ननद रिया कहती, भाभी आप तो जाना ही नहीं चाह रही थी, पर लगता है अब तो आपका आने का मन ही नहीं करता, वरना इतने दिन हो गए, एक चक्कर तो लगा ही लेती। उसके शब्द दिल को गुदगुदा देते। मानव स्वभाव की यही खूबसूरती है कि वो परिस्थितियों के अनुसार जल्दी ही स्वयं को ढाल लेता है। पर जब भी पापा से बात करती, न जाने क्यों उदास हो जाती। यद्यपि वो उसे सुखी देखकर बहुत खुशी होते, ढेरों आशीर्वाद देते, पर उनके स्वर का सूनापन उससे छिप नहीं पाता या उसे ही महसूस होता। वो चाहते हुए भी उनके लिए कुछ भी कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाती। कभी मन की व्यथा कार्तिक से कहती तो वो कहते, जाकर मिलाओ या बुला लो। एक बार उसने पापा को आने के लिए कहा तो वो बोले, बेटी तू मेरी चिंता मत किया कर,
मैं यहाँ ठीक हूँ और फिर अभी नौकरी कर रहा हूँ। इतनी छुट्टी कहाँ मिलेगी। कार्तिक के प्यार ने उसके मन के सुसुप्त बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया था। वो बच्चों की तरह रूठती, वो मनाता, हर छोटी बड़ी मांग वो पूरी करता। लगता जिस प्यार के लिए वो तरसती रही थी, वो अब उसे मिल रहा है। दिन गुजर रहे थे। उसके जन्मदिन को एक हफ्ता बाकी था। घर में सामान्य वातावरण न होने के बावजूद उसका जन्मदिन हमेशा ही मनाया जाता था। पापा उससे पूछकर उसको नई ड्रेस और मनपसंद गिफ्ट खरीदवाते। उसे उस समय गुड़ियाओं का बेहद शौक था। उसके पास आज भी विभिन्न तरह की गुड़ियाओं का संग्रह है। उसने सबको संभाल कर रखा है। विवाह के पश्चात उसका पहला जन्मदिन है। उसे लग रहा था कार्तिक जब उसे इतना चाहता है तो उसे कोई खूबसूरत उपहार अवश्य देगा। जैसे जैसे दिन पास आता जा रहा था, उसकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। पापा के सामने तो हफ्ते भर पहले से ही उसकी फरमाइश शुरू हो जाती थी। वो जो चाहती थी लेकर ही रहती थी। आज भी उसके मन का सुसुप्त बच्चा चाह रहा था कि कार्तिक उससे उसको देने वाले उपहार के बारे में पूछे और वो उसके सीने में अपना चेहरा गड़ा कर कहे, जब तुम मुझे मिल गए हो तो और दूसरे उपहार की आवश्यकता ही क्या है। कार्तिक का व्यवहार तो ऐसा था कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं हो, पर फिर अपनी सोच पर रोक लगाती हुई सोचती कि क्यों वो बच्चों की तरह उतावली हो रही है। अभी तो कई दिन बाकी हैं। आखिर वो दिन भी आ गया। सुबह ही सुबह पापा का उसको विश करने के लिए फ़ोन आ गया। उसके बाद ही सास ससुर और रिया ने भी उसे जन्मदिन की बधाई दी। पापा ने कहा कि तुम्हारा गिफ्ट कोरियर से भेज दिया है। सुनकर भी कोई उत्साह नहीं जगा। कार्तिक का सामने रहते हुए विश ना करना उससे सहा नहीं जा रहा था। अतः बेमन से सबसे बातें करके फ़ोन रख दिया। उसे फ़ोन पर बातें करते देख कार्तिक ने पूछा भी किसका फ़ोन था। उसके बताने पर बोले, आज सुबह ही सुबह सबके फ़ोन आ रहे हैं, क्या बात है। उसकी बात सुनकर वो किचन में चली गई तथा आँख से आंसू बहने लगे। पीछे से कार्तिक आ गए। बोले, क्या बात है अनुपमा, बहुत उदास लग रही हो। क्या पापा की याद आ रही है? तुम चाहो तो मिला लाऊं? चलो, नाश्ता बन गया है। उसकी बात का कोई उत्तर ना देते हुए उसने कहा। पता नहीं क्यों आज उसे कार्तिक से बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नाश्ता भी बेमन से किया। ऑफिस जाते हुए कार्तिक ने कहा, अनुपमा, आज मेरे एक दोस्त की बर्थडे है। उसने बुलाया है, तुम तैयार रहना। आज डिनर बाहर ही है। दिल जल गया था अनुपमा का। अपने मित्र का बर्थडे याद है पर अपनी पत्नी का नहीं। मन किया कह दे कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगी। पर चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई। हो सकता है कार्तिक को किसी कारणवश याद ही नहीं रहा हो। मन में चलते द्वंद्व के कारण उसके उस मित्र का नाम भी नहीं पूछा। वैसे भी चलते समय सासू माँ ने नसीहत देते हुए कहा था, बेटा, कभी कभी छोटी छोटी बातें कलह का कारण बन जाती हैं। अगर थोड़ी सूझबूझ से काम लिया जाए तो टकराव टल सकता है। अगर कोई बात बुरी लग रही हो तो तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय उचित समय का इंतजार करो। हो सकता है एक नज़र में जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हो वो ठीक ही हो। अगर फिर भी संतुष्ट नहीं हो तो उचित समय देखकर अपने मन की बात कह दो। कोई कारण नहीं कि सामने वाला तुम्हारी बात समझ ना पाए। एक बात और बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में कभी दुराव, अहम और शक नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही कभी कभी रिश्ते में दरार पैदा कर देते हैं। सासू माँ की बात उसने गांठ में बांध ली थी। उसने स्वयं से वादा किया था कि कभी किसी बात पर घर में तनाव पैदा कर माहौल को अशांत नहीं बनाएगी, अतः चुप ही रही। वेट एंड वॉच का मूल मंत्र अपनाते हुए स्वयं को संतुलित करने का प्रयास किया। शाम को कार्तिक आया। उसे तैयार ना देखकर उसने कहा, अनुपमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं तुमसे सुबह ही कह कर गया था, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पर जरा ठीक से। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त के सामने तुम कमतर लगो। दोस्त दोस्त दोस्त, वो क्या उसकी कुछ भी नहीं।
एक बार फिर मन रो पड़ा। क्या वो स्टेटस सिंबल है जो अच्छी तरह सज धज कर उसके दोस्त के सामने जाए, जिससे कि उसकी नाक नीची ना हो? आखिर सब मर्द एक जैसे ही क्यों होते हैं? उसने तुरंत अपने नकारात्मक विचारों पर ब्रेक लगाया। अगर उसे अपने किसी मित्र से कार्तिक को मिलाना होता, तो क्या वो स्वयं भी नहीं चाहती कि वो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो? सोचकर मन को शांत किया तथा अवसर अनुकूल ड्रेस पहनकर हल्का सा मेकअप किया। कम से कम उस दोस्त से तो मिल ले जिसकी वजह से वो उसका जन्मदिन भूल गया है। तैयार होकर जब वो कार्तिक के सामने आई तो उसकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा देख सुकून मिला। सारे गिले सिकवे घर में ही छोड़ विश्वास युक्त कदमों से उसके साथ चल दी। रास्ते में कार्तिक ने तनिष्क शोरूम के समक्ष कार रोक दी और कहा, चलो दोस्त को देने के लिए कोई गिफ्ट खरीद लेते हैं। उसने डायमंड लेडीज रिंग की डिमांड की। उसे आश्चर्य से देखते हुए उसने कहा, अनुपमा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मेरा दोस्त पुरुष नहीं औरत है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है, अतः मैं चाहता हूँ कि उसे एक अच्छी डायमंड रिंग भेंट करूँ। एक बार मन डोलने लगा, पर दुकान पर क्या सवाल जवाब करती, अतः मन पर काबू कर रिंग पसंद करने लगी। पर जब मन ही अव्यवस्थित हो तो भला किसी चीज़ में मन कहाँ लगता है। आखिर कार्तिक ने ही एक रिंग पसंद की। उसकी उंगली में डालकर पूछा कि कैसी लग रही है, तो उसने इतना ही कहा, ठीक है। कीमत 50,000 सुनकर मन कसमसाया। ना चाहते हुए भी बार बार मन में एक ही बात आ रही थी, दोस्त के लिए इतना महंगा गिफ्ट और अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं। गिफ्ट की बात तो दूर, उसे अभी तक उसका जन्मदिन भी याद नहीं आया है। बेमन से वो उसके पीछे पीछे चल दी। रेस्टोरेंट पहुंचकर भी उसका मन कार से उतरने का नहीं कर रहा था। आखिर कार्तिक ने ही उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अदा से कहा, आइए मैडम, बंदा हाजिर है। और दिन होता तो वो उसकी इस अदा पर खिलखिला पड़ती, पर आज न जाने क्यों उसकी ये अदा भी अपरिचित लगी। वो भारी कदमों से उसके पीछे चल दी। रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर ही 2 वेटर बुके लेकर खड़े थे। वेलकम मैम कहते हुए बुके देकर उन्होंने उसका स्वागत किया। मन में कसमकस लिए वो कार्तिक के साथ अपने कैबिन में पहुंची ही थी कि गुलाब की पंखुड़ियां उसके ऊपर गिरकर उसका स्वागत करने लगी। वो कुछ समझ पाती कि सामने दीवार पर लाइट की झिलमिलाहट हुई। उसी के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू डियर लिखकर आने लगा। ये सब क्या है? तुम्हारी मित्र कहाँ है? उसने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम मेरी मित्र नहीं हो? कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मित्र? हाँ मित्र। अच्छी मित्र ही अच्छी पत्नी बन सकती है। वैसे भी तुम मेरी मित्र पहले हो, पत्नी बाद में। मेरा तो यही मानना है, अच्छी मित्र बनकर ही पत्नी व्यक्ति के सुख दुख के क्षणों में उसकी समस्याओं को समझकर जीवन को नया आयाम दे सकती है, उसे संबल प्रदान कर सकती है। कार्तिक का नया रूप देखकर आंखों में आंसू आ गए। इतना समझदार और सहयोगी पति मिला है, और व्यर्थ ही पिछले कुछ दिनों से परेशान थी। उसकी प्रवृत्ति के अनुसार सब कुछ अवसर अनुकूल और सुनियोजित था, कहीं कोई कमी नहीं थी। क्या मैडम को हमारा अंदाज पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहते हुए उसने स्वयं को संभाला। शायद तुम मुझसे खफा हो, सुबह से तुम्हें विश जो नहीं किया, पर क्या करता, मेरी यही प्रकृति है, अंदाज है। सरप्राइज देने में मज़ा आता है, या समझ लो मैं ऐसा ही हूँ। कहते हुए उसने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। वो सब गिले सिकवे भूलकर थैंक यू कहते हुए उसके गले लगने ही वाली थी कि वेटर एक प्लेट में केक और चाकू लेकर आ गया तथा बोला, सर आपका ऑर्डर तैयार है। अभी नहीं, आधे घंटे बाद। वे इस पल को खूब एंजॉय करना चाहते थे, जिस बर्थडे के लिए वो पिछले हफ्ते भर से परेशान थी। वो इतनी शानदार होगी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सच, इंसान कभी कभी छोटी सी बात को लेकर इतने तनाव या क्रोध में आ जाता है कि उसे अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं रहता। अगर आज वो अपने मन पर काबू ना रख पाती तो शायद उसके और कार्तिक के बीच दूरी तो पैदा होती ही। उसे इतनी खुशी भी नहीं मिलती
जितनी इस समय मिल रही है, और ना ही कार्तिक का ये अनूठा रूप, प्यार का अनूठा अंदाज देखने को मिलता। वास्तव में कार्तिक के रूप में मित्र प्रेमी पति को पाकर वो भाव विभोर हो गई। अनुपमा को संतोष था तो सिर्फ इतना कि उसे स्वयं से किया वादा निभाया, वरना सक्का कीड़ा तो उसके दिलो दिमाग में कुलबुलाने ही लगा था। पर उसके समझदारी भरे कदम ने उसे उनके दाम्पत्य जीवन पर कुंडली मारकर बैठने से पूर्व ही मसल डाला था। कार्तिक के साथ लगभग उसके 2 घंटे बीत चुके थे। उसके बाद अचानक से एक आवाज़ गूंजी, हैप्पी बर्थडे अनुपमा। अनुपमा ने पलट कर देखा तो सामने उसके पापा, सास ससुर और ननद रिया खड़ी थी। सबने उसे एक साथ बर्थडे विश किया। अनुपमा दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। फिर उसने अपनी सास और ससुर के पैर छुए। उसके बाद रिया को गले से लगा लिया। आज अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद कार्तिक के कुछ फ्रेंड भी आ गए। अनुपमा ने कार्तिक के कान के पास जाकर कहा, थैंक यू कार्तिक। और कार्तिक ने सर झुकाते हुए अपना हाथ दिल पर रखते हुए मोस्ट वेलकम कहा। तो वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े और अनुपमा शर्मा गई। अनुपमा को इतना खुश देखकर उसके पिता बहुत ही खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। पार्टी खत्म हो गई, सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए। अनुपमा ने अपने पापा, सास ससुर और रिया से घर पर चलने की जिद की तो अनुपमा की सासू माँ ने कहा, बेटा मैं अपनी बेटी के पास आऊँ और कुछ दिनों के लिए उसके पास रुकूँ ना, ऐसा हो सकता है। तुम तो अपने पापा को मनाओ कि वो कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक जाएं। तुम्हारे आने के बाद तो वो बहुत ही अकेले हो गए होंगे। अनुपमा के पापा ये सारी बातें सुन रहे थे। आज उन्हें अनुपमा के भाग्य पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी और इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, जो शायद हर लड़की के नसीब में नहीं होता। सभी लोग अनुपमा के साथ उसके घर गए। कार्तिक ने अपने ऑफिस से 5 दिनों की छुट्टी ले ली थी। इन 5 दिनों में सब लोगों ने एक साथ बहुत ही एंजॉय किया, घूमे फिरे और भी बहुत सारी मस्ती की। अब सबके जाने का समय हो गया था। अनुपमा बहुत ही उदास हो गई थी। तभी अनुपमा की ननद रिया ने कहा, भाभी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करूँ, कॉलेज की वजह से जाना ही पड़ेगा। और अनुपमा रिया के गले से लग गई। तभी उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा मैंने कार्तिक से कह दिया है, कुछ दिनों के बाद वो छुट्टी लेकर तुम्हें हम सबसे मिलाने ले आएगा, इसीलिए बिल्कुल भी मत परेशान हो। और फिर उसके पापा ने अनुपमा के सर पर हाथ फेरा और फिर सभी लोग वहाँ से वापस चले आए। सभी लोगों के जाने के बाद अनुपमा ने कार्तिक को एक बार फिर से थैंक यू बोला और कार्तिक ने उसके माथे पर किस करते हुए उसको गले से लगा लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।